बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा अपने इस कार्यक्रम को बिल्कुल लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ठंडक के इस मौसम में गर्मी पैदा करने वाली यह टेस्ट श्रृंखला लेकर के हम फिर आ गए हैं। सिलेक्शन को बिल्कुल टारगेटेड बनाने के लिए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए इस श्रृंखला से जुड़ना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से एक अपील भी है कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लें, क्योंकि बीच में थोड़ी गैपिंग हुई कतिपय कारणों से। अब लगातार कंटिन्यू हम रात 8 बजे आपसे मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आने वाले समय में प्रिय विद्यार्थियों फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट श्रृंखला शुरू करेंगे। अभी तो मैं टॉपिक के अनुसार चल रहा हूं, लेकिन आगे मैं टॉपिक के अनुसार नहीं, ओवरऑल कॉमन टेस्ट पेपर लेकर के आपके सामने आएंगे, जिसमें टीजीटी का भी टेस्ट पेपर होगा, प्रवक्ता का भी होगा, नेट लेवल का भी होगा और ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल वर्ल्ड नामक एक एपिसोड के अंतर्गत हम लोग लेकर के चलेंगे अपने इस अनन्या यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग बिल्कुल जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं। इस रात्रि के 8 बज चुके हैं। बिल्कुल सारे लोग फटाफट आ जाइए और तुरंत हम लोग अपने सेशन को लेकर के चलते। बहुत बहुत शुभकामनाएं हृदय की अंतस्थल की गहराइयों से। बिल्कुल इस नव वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं कि 2022 में जो फॉर्म आपने भरा है 2023 में वह सफलता को लेकर के आए, ऐसा ही दृष्टिकोण हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हम आप एक सिक्के के दो पहलू हैं। आइए जुड़ते हैं और सफलता की नई इबारत को सुनिश्चित करते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, शुभ काम में देरी क्या, फटाफट हम लोग जुड़ते हैं। और इसके पहले चूंकि एक चीज और मैं बता दूं कि इसको मैंने बीच में थोड़ा सॉल्व कराने की कोशिश किया था, लेकिन वो ऐप पर चला गया, तो आम लोग जो पब्लिक में जुड़े हुए थे उन लोगों को नाराजगी हुई कि नहीं सर इसको आप पब्लिकली हल कराइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बिल्कुल उसी सेक्शन की तरफ आगे हम चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कहता है पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है। पहले तो बाबू ये समझो कि जो शासन होता है उसके 3 स्वरूप होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय शासन, नंबर 2 प्रांतीय शासन, नंबर 3 स्थानीय शासन, जिसे स्वशासन के नाम से जानते हैं। केंद्रीय शासन संघ सूची पर सारे विषय को प्रशासित करता है, प्रांतीय शासन राज्य सूची के सारे विषय को प्रशासित करता है, और जो स्थानीय स्वशासन है, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, जो 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची में जो विषय रखे गए हैं, जैसा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ये उनको प्रशासित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्थानीय शासन वह शासन है जिसमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर बैठे हुए व्यक्ति को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाता है। पहली बार ऐसा लगता है कि आम जनमानस सीधे शासन में सहभागिता करने के लिए अग्रसर हो जाती है, उसकी समस्या का स्थानीय स्तर पर निदान हो जाता है। इसीलिए स्थानीय शासन की परिकल्पना की गई है। याद रखना, जब जब स्थानीय शासन की बात मैं करूंगा तब तब एक तरफ पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, दूसरी तरफ नगर निकाय की व्यवस्था रहेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, वो लॉर्ड रिपन ऐसा महान भारत का वायसराय था जो 1882 में पहली बार ने एक जो प्रस्ताव तैयार किया, जिसे हम रिपन प्रस्ताव कहते हैं, वह भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ध्यान रखना 1907 में जो हाब हाउस के नेतृत्व में शाही कमीशन बना था, इस कमीशन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रस्तुत किया। और 1919 के अधिनियम में याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पहली बार स्थानीय स्वशासन को वैधानिकता दी गई थी। और 1935 के अधिनियम में इस जो स्थानीय स्वशासन है उसको राज्य सूची के विषय के रूप में अंकित किया गया था। राज्य सूची के विषय के रूप में अंकित किया गया था। आज भी वह राज्य सूची के 5वें विषय के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो चलिए ये सारा विवरण लेते हुए बिल्कुल हम सीधे आते हैं। आपके सामने रखा हुआ है, कहता है, चलिए फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए तुरंत विदाउट एनी हेजिटेशन। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है?
आप सारे लोग आंसर कर चुके हैं, मैं देख रहा हूं बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आंसर आप लोग दे रखे हैं। बिल्कुल आप सारे लोग बता रहे हैं सर भाग 9 में है। प्रिय विद्यार्थियों, पंचायती राज व्यवस्था, यह अगर आप गहराई से देखें भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ड़ तक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें कुल विषय बराबर 29, कुल अनुच्छेद बराबर 16, ठीक है, कुल अनुच्छेद 16, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 और इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 और इसी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना ये सारा जो विधान में चर्चा कर रहा हूं ये सब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया है। ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अब बिल्कुल आगे बढ़ते हुए हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। पंचायत का आरंभिक अर्थ क्या है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, कहीं कहीं लिखा रहता है 5 व्यक्तियों का समूह, पंच परमेश्वर। नहीं, आपको ट्रिक लगाना है, हर जगह 5 व्यक्तियों का ही समूह नहीं आता है, कुछ व्यक्तियों का समूह। बिल्कुल इसी को फॉर्मेट करिएगा। सारे लोग बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, सारे लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन एक चीज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। इस पर बिल्कुल सिलेक्शन वाला चौका लगाते हुए आप लाइक की बटन जरूर दबाइए भाई। सारे लोग जुड़ चुके हो, कंजूसी ना करो। ठंडक के इस रात्रि में हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मुझे ऊर्जास्वित करते रहिए। कहता है ग्राम पंचायत का आशय क्या है? ध्यान रखना, कहता है ग्राम पंचायत का आशय क्या है? ग्राम सभा का प्रशासनिक यंत्र, ग्राम निर्वाचकों का समूह, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे लोग आंसर कर दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उस आंसर के साथ साथ मैं आपको एक डेफिनेशन जरूर सिखाऊंगा। देखो एक बड़ी परिभाषा आती है जिसको हम ग्राम कहते हैं, दूसरी आती है जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, समझना जी। तीसरी आती है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। याद रखने ना, थोड़ा सा पहले समझते भी चलो। ग्राम का मतलब क्या है? राज्यपाल द्वारा अधिसूचित वह क्षेत्र जिसमें एक निश्चित जनसंख्या निवास करे उसे हम ग्राम कहते हैं। और ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा का मतलब होता है ग्राम में निवास करने वाले जो निर्वाचक होते हैं, जो वयस्क मताधिकार को धारण करने वाले लोग होते हैं, उनके समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं निर्वाचकों का समूह है। वेरी गुड, बिल्कुल आप कह सकते हैं निर्वाचकों का समूह है। ध्यान रखना, निर्वाचकों का समूह है, ठीक, ये दिमाग में आपको रखना है। तीसरा आता है ग्राम पंचायत, दिमाग में रखिए। ग्राम पंचायत का मतलब होता है ग्राम सभा की जो प्रशासनिक इकाई है। तो आप कहते हैं यह प्रशासनिक इकाई है। और ये किसकी प्रशासनिक इकाई है? अगर आप गहराई से देखिए तो प्रिय विद्यार्थियों यह ग्राम सभा की प्रशासनिक इकाई। कंफर्म हो गया? बिल्कुल एक जबरदस्त सेशन को लीड करते हुए तीनों कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं और आप सभी लोगों ने आंसर भी दिया हुआ है ग्राम सभा का प्रशासनिक यंत्र के रूप में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। कहता है इस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना किया गया है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त सेशन की तरफ बढ़ते हुए एकदम आप कहते हो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानमंडल में है, स्थानीय निकाय में है। बहुत बढ़िया, सारे लोगों के आंसर आ चुके, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर ये डी आंसर सही है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने कह दिया, आज आपकी अदालत में मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं। बहुत बढ़िया, हृदय के अंतस्थल की गहराइयों से आप लोगों का आशीर्वाद है। फटाफट आंसर करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जरा सुमेलित करिए। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इधर पंचायत की स्वरूप है और इधर कार्यकारी अधिकारी है। ये इसको नाम दिया जाता है
मुख्य कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्हीं को कहा जाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीडियो होता है, क्षेत्र पंचायत का वीडियो होता है, जिला पंचायत का सीडीओ होता है। अब आपको भरना क्या है, अगर सीडीओ नहीं है तो डीपीआरओ होता है, ध्यान रखना डीपीआरओ होता है। तो आप इसमें भर लीजिए ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, सी में 3। बिल्कुल भी आंसर, सारे लोगों ने आंसर कर दिया है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 में, कहता है कौन सी समिति है जिसमें ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की है। नंबर 1 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, नंबर 2 पी के थुंगन समिति, नंबर 3 अशोक मेहता समिति, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। एक चीज समझिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के उत्तर देने की स्पीड से मेरे रोम रोम खुश हो जा रहे हैं, मैं बिल्कुल बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन इसकी व्याख्या भी समझते चलिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया, वो पूरी तरह से फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? क्योंकि उसमें सारे केवल अधिकारी वर्ग तक ही लोग सीमित रहे, जन सहभागिता नहीं आ पाई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फेल होने के बाद याद रखिएगा, उसमें एक नया आप कह सकते हैं एक कमेटी गठित की गई जिसे ग्रामोद्धार समिति कहते हैं, और वह कमेटी है मिस्टर बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति को भारत में ग्रामोद्धार समिति के नाम से जानते हैं। बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था के भीष्म पितामह हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, जो भी उपाधि दे लीजिए। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, 3 तरह की इन्होंने संरचना दी है। आज भी उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। याद रखना 57 में इन्होंने अपनी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था दी थी। 20 साल के बाद फिर अशोक मेहता समिति आती है, जब जनता की पार्टी की सरकार आई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हो यहां पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी समिति है जिसमें ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की। तो मैं बात कर रहा था कि 3 स्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता ने की थी। जब 57 के 20 साल के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उन्होंने कहा कि बाबू कुछ नया करो, कुछ नया करो। क्यों? क्योंकि ये जो पंचायत की व्यवस्था चल रही है मेहता वाली, इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, जिससे यह अधिक प्रभावशील नहीं हो पा रही है। तो बहुत अच्छा करने के चक्कर में इन्होंने सब खराब कर लिया। जब 77 में अशोक मेहता की समिति आई, तो उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत है, ये मूर्खों की पंचायत है, अशिक्षितों की पंचायत है, जातिवादियों की पंचायत है, धर्मवादियों की पंचायत है, संप्रदायवादियों की पंचायत है, इसी को खत्म कर दीजिए, पंचायत की व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आप खुद महसूस करिए, गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना लागू करने के लिए पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। अशोक मेहता ने उस पंचायत को ही समाप्त करने की सिफारिश कर दी। इसीलिए जब कभी पूछता है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो आप सीधे बिना कोई देर किए हुए अशोक मेहता समिति आप डाल देते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रखिए, अशोक मेहता समिति। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप कहते हो किस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अभी अभी आपने देखा था कि 1882 का रिपन प्रस्ताव, 81 का रिपन प्रस्ताव, 83 का लिटन प्रस्ताव। आपने सीधे अभी अभी चर्चा कर लिया था कि 1882 का रिपन प्रस्ताव। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, कहता है ग्रामोद्धार समिति कौन सी समिति है? नंबर 1 थुंगन की समिति है, पीबी के राव समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, इनमें से सभी। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, जो बलवंत राय मेहता समिति है,
इसी को ग्रामोद्धार समिति कहते हैं। सारे लोग आंसर सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर सी भरा, देख रहा हूं लगभग सभी लोग आंसर सी भर रहे हैं, बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है शाही कमीशन की 1907 में जो अध्यक्षता आई है वह किस प्रकार, किसने अध्यक्षता की है? अभी मैं बोला था CEH हाउस, जिन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। तो बिल्कुल ए आंसर आपने भर दिया बिना कोई देर किए हुए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का पूर्ण विषय बनाया गया है? कहने का मतलब ये स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का पूर्णतः विषय बना दिया गया। तो आप कहते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, अभी जस्ट मैंने पहले ही समझाते समय बोला था 1919 के अधिनियम में ध्यान रखना इसको वैधानिक मान्यता मिली, 1935 के अधिनियम में इसे राज्य सूची में शामिल किया गया। तो आपको विदाउट, बिना कोई देर किए हुए सारे लोग आंसर कर रहे हैं। वी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर भी आप बिल्कुल सही मार रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम आगे। कहता है सर्वप्रथम वह कौन सा राज्य है जहां प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था 1958 में लागू हुई है? सारे लोग आंसर करिए फटाफट, जबरदस्त आंसर आपको करना है, बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाला आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं कि सर आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक रूप से 1958 में यह पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और राजस्थान वह राज्य है जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था और पूरे प्रांत में पंचायती राज व्यवस्था लग गई थी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, तो प्रायोगिक तौर पर आंध्रा है, पूरी तरह से राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम आगे। बिल्कुल कहता है किस अनुच्छेद में SC/ST/ महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देने का विधान किया गया है? फटाफट सारे लोग आंसर करिए। आरक्षण का विधान किसमें दिया गया है? आपको उससे अपने को जोड़ना है, आप सीधे सी विकल्प भरते हो। 243 डी, बहुत बढ़िया, 243 डी, 243 डी बिल्कुल सही है। और याद रखना इसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण का विधान है। SC/ST को उनकी जनसंख्या के आधार पर और महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण देने का विधान किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कौन सी सरकार ने सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल आप देखते हुए। कहते हैं राजीव गांधी सरकार, BP सिंह सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, वाजपेयी सरकार। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो राजीव गांधी की सरकार है, ध्यान रखना, इन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण का विधान किया था। राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण का विधान किया था। और ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा चुके हैं, उस पर भी आप अलर्ट रहिएगा। जब भी कभी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल इसके लिए आप तैयार रहिए। राजीव गांधी ने सबसे पहली बार इसके लिए प्रयास किया था, ठीक है, और महिलाओं को आरक्षण के विधान करने की कोशिश किया था, ठीक। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बने बिल्कुल आप एकदम अलर्ट होकर के आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के लिए आरक्षण का विधान उन्होंने ही किया था, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है 64वां संविधान संशोधन विधेयक, वेरी गुड, PK थुंगन समिति के नेतृत्व में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 64वां संविधान संशोधन विधेयक उन्होंने लाया था, जिसे लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने गिरा दिया था और इसी में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ते हुए 14 नंबर में स्थानीय निकाय का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संघीय निर्वाचन आयोग, प्रादेशिक निर्वाचन आयोग। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सीधे कहते हो
कि स्थानीय निकाय का निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संघीय निर्वाचन आयोग, प्रादेशिक निर्वाचन आयोग। आप सारे लोग राज्य निर्वाचन आयोग को भरिएगा। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का विधान किया गया जो स्थानीय निकाय के संबंध में था। सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को आपको ट्रिक लगाना है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 में। कहता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हम हटाते हैं? ध्यान करिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हम हटाते हैं? कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हटाने से संबंधित प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय जैसे न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया, राष्ट्रपति जैसे महाभियोग की प्रक्रिया। ध्यान रखना, इसमें से ए वाला आंसर भरना है। राष्ट्रपति जैसे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं, आप कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है जो उच्च न्यायालय में यूज की जाती है, जो कैग के लिए होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए उसी का ही विधान किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त के लिए वही विधान है उच्च न्यायालय की तरफ से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप आ जाइए। कहता है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार कहता है जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी। और पहला वाला जो सारे लोग जो आंसर दे रहे हैं, पहला वाला बिल्कुल सही है, यही इसका सटीक आंसर है। क्योंकि उन्होंने ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की बात की, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की, जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की। तो कुल मिलाकर के आपको नंबर 1 को भरना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम आगे। कहता है उत्तर प्रदेश में, ध्यान करना, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाता है? अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, नगर निकाय में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। चलो भाई फटाफट आंसर करते चलिए, क्या होगा? तुरंत आंसर करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, फटाफट आंसर करते जाइए, क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर सी होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी आंसर है। आपने अगर आंसर कर दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम आगे। कहता है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है नगर या कस्बा, दूसरा है स्थानीय निकाय। चलिए बताइएगा सारे लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? चलो भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 में सारे लोग आंसर कर रहे हैं सी, क्योंकि गाजियाबाद में नगर निगम है। ध्यान रखिए, सी आंसर आपको भरना है। सारे लोग आंसर सी भर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 में नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? चलो भैया बताइए। एक चीज ध्यान रखो, इसमें उसने पूछा क्या है? इसमें उसने जनगणना नगर की परिभाषा पूछी है। जनगणना नगर की पहली परिभाषा है 5000 से कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी परिभाषा है जनघनत्व वहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए न्यूनतम। तीसरी चीज, जो कार्यकारी श्रम है उसका 75%, 2/3 वह गैर कृषि कार्यों में होना चाहिए। 2/3, 60 नहीं। यहां क्या लिखा है आप देखिए, सी आंसर भरना है। इन्होंने लिखा है 60%। और आप जानते क्या हो? आप जानते हो कि 2/3 75% होना चाहिए, 60% नहीं। तो सी विकल्प आपका सही है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जनगणना नगर उसको कहते हैं जिसमें पहली शर्त है कि जनसंख्या 5000 से कम नहीं होनी चाहिए।
दूसरी शर्त है जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरी चीज है कि जो वहां जनसंख्या निवास करती है उसमें श्रम करने वालों में जो है वो 2/3 लोग गैर कृषि कार्यों से है। यहां 60% दिया गया है, इसलिए सी विकल्प को भरा गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। कहता है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए, कहता है राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो जिले में एक से अधिक फोरम की उपस्थित कर दे। बिल्कुल सही है। कहता है जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें मॉल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए। ये गलत, याद रख लेना। तो सी वाला आंसर आपको भरना है। कौन सा आंसर भरोगे? सी आंसर भरोगे। और जितने लोगों ने आंसर सी भरा है, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, जितने लोगों ने आंसर सी भरा है बिल्कुल सही है। सारे लोगों के आंसर बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ चुके हैं। कहता है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? चलिए भाई, अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति। चलिए फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं कि 57 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति की प्रस्तुति की थी, त्रिस्तरीय समिति की चर्चा की थी। बलवंत राय मेहता, जिसे ग्रामोद्धार समिति कहते हैं, ठीक है, जो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के भीष्म पितामह हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंततः, इसको थोड़ा सही करिए, इसको ऐसे लिखिए, अंततः खेल कम हो गया है। बिल्कुल सही। दूसरा, संविधान के 73वें संविधान के द्वारा ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। बिल्कुल, अगर आप गहराई से देखें ये भी सही है, ये भी सही है, व्याख्या भी है। ये वाला आंसर भर दीजिएगा। तो यहां जो अंतः शब्द है ना, अंततः शब्द है ये, ठीक, अंततः शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम आगे। कहता है पंचायत समिति के सदस्य ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सी जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। एक चीज याद रखना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, सारे लोगों ने आंसर किया है। 23 में ये आंसर सभी लोगों ने किया है। एक चीज प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोग जुड़े हुए हो, एक सुखद सूचना जो आपकी है कि 2 तारीख से नई बैच आपके यहाँ चल रही है। मेरे यहाँ वो पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, बिल्कुल ऑफलाइन मोड में नया बैच चल रहा है। और ध्यान रखना, ऑनलाइन मोड में मेरे कुछ छात्रों को कंफ्यूजन जरूर है। वहां सेशन कंप्लीट किया गया है और उनकी प्रैक्टिस सेशन चल रही है। प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा तो ऑनलाइन को भी हम नवीन स्वरूप देंगे। ध्यान रखना, ऑफलाइन मोड में क्लास लॉन्च की गई है। अब अगला पॉइंट चलो नेक्स्ट। कहता है पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, सारे लोग जाने हैं। चलिए 24 में आइए। कहता है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी ने किया है? लक्ष्मण सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीबी के राव समिति, अशोक मेहता समिति। क्या दिया है? संवैधानिक स्थिति प्रदान किया है। और आपको पता होना चाहिए संवैधानिक स्थिति देने वाली जो समिति है वह लक्ष्मण सिंघवी समिति है। प्रिय विद्यार्थियों, लक्ष्मण सिंघवी कमेटी वह कमेटी है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता देने की बात की है। बिल्कुल दिमाग में रखना है, संवैधानिकता देने की बात लक्ष्मण सिंघवी कमेटी ने किया है। बिल्कुल। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहीं पर मैं समझा दूं आपको। पूरे पंचायती राज व्यवस्था में कुछ प्रमुख समितियां बनी हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपनी रिपोर्ट दे रही है, और 1977 में अशोक मेहता समिति जो 79 में दे रही है, फिर 1985 में जीबी के राव समिति,
फिर 1986 में लक्ष्मण सिंघवी समिति, 1988 में पीके थुंगन समिति, हैं इतनी समितियां, लेकिन आपको 2 समितियां जरूर याद रखना है, एक बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा लक्ष्मण सिंघवी समिति। बिल्कुल दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिक मामले। फटाफट आंसर करो, क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि नागरिकों की शिकायत। बिल्कुल सही है, ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आते हैं अगला पॉइंट। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। कहता है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। बहुत जबरदस्त आंसर। सारे लोगों ने कहा सर 2 स्तरीय है, क्योंकि इन्होंने एक तो जिला परिषद को बताया था, इन्होंने कहा कि जिले स्तर पर जिला परिषद होगा, उसके बाद इन्होंने कहा था मंडल पंचायत होगा, इन्होंने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश किया था। यही 2 स्तरीय पंचायत की बात इन्होंने किया था। ठीक, दिमाग में रखना। आगे चलिए हम लोग आगे 27 में कहता है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अरे जी, बात उत्तर प्रदेश की ना करो, पूरे भारत की करो। पूरे भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 1/3 की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश कहीं बाहर से थोड़ा आया है ना? है ना बात सही? बिल्कुल सही है, सारे राज्यों में ये बात कही गई है, तो 1/3 को आप सभी लोग कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में हम आ गए। कहता है भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? याद रखना, इसमें पहला पढ़िए। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय निकाय जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। दूसरा, स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए। तीसरा, स्थानीय निकाय के लिए वित्त का प्रबंध एक आयोग के द्वारा। चौथा, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोग बिल्कुल ए आंसर भरे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची का विषय है। तो कहता है कौन सही नहीं है? तो ए वाला सही नहीं है। चलिए 29 में कहता है निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन में कौन सम्मिलित है? आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, 1992 में 2 संशोधन लाए गए थे, 73वां और 74वां। 73वां पंचायती राज संस्था के लिए था, 74वां नगर निकाय के लिए था। कंफर्म हो गया? तो जो 73वां है उसमें जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत नहीं है। नगर पंचायत बाबू नगर निकाय में है, जो 74वें संविधान संशोधन में आता है। तो सीधे क्यों नहीं भरते हैं? 1 2 3, बिल्कुल जितने लोगों ने आंसर किया है 1 2 3 सब सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 30 में। चलिए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त सेशन आपका। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए कहता है जरा मिलान करो बाबू, फटाफट सब लोग आंसर करिए। क्या हो सकता है? सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग बता रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब देखो सारे लोग, इसको असम बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इसको आंध्रा बता रहे हैं, बिल्कुल सही। जनजाति परिषद आप कहते हैं मेघालय में है, बिल्कुल सही ना। ग्राम पंचायत का अभाव मिजोरम में है, बिल्कुल सही। तो चलिए भाई हम लोग भर देते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, सारे लोग भर देते हैं। क्या होगा? तो सीधे आंसर भरिए। ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। ठीक, तो यही ए आंसर इसका सही जाएगा। बिल्कुल आंसर ए, आंसर ए सही जाएगा। ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा? आंसर ए बिल्कुल सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट
चलिए 30 हो गया, ए वाला आंसर भर दिए। चलिए 31 में कहता है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाएं के आरक्षित हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके पास 2 से अधिक संतानें हैं। यह नहीं किया गया था। कौन सा? आंसर सी भरना है। आंसर सी भरना है, याद रख लेना प्रिय विद्यार्थियों, आंसर सी भरना है, क्योंकि 2 से अधिक संतानों के विधान 73वें संविधान संशोधन में नहीं था। याद रख लेना, 73वें संविधान संशोधन में इसका विधान नहीं था, इसलिए सी विकल्प सही भरे हो। सारे लोग सी विकल्प भर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त आंसर देते हुए। चलिए सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और लाइक की बटन जरूर दबाइएगा। यही गुरुदक्षिणा आपकी होगी। गुरुदक्षिणा तो आगे हम लेंगे सिलेक्शन के रूप में, कि आप सिलेक्ट होंगे तब मैं समझूंगा कि हाँ आपने मेहनत किया था मेरे साथ। चलिए 32 में स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया है। कहता है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित, कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। 32 नंबर का क्वेश्चन हल करिएगा। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, क्या जबरदस्त आंसर है। सभी लोग बता रहे हैं सर सी। अरे भैया सी क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि सी इसलिए होगा क्योंकि स्थानीय निकाय राज्य सूची का विषय है, स्थानीय निकाय केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, तो क्यों केंद्रीय नियंत्रण की बात हो रही है। चलिए 33 में हम आगे, 33 में हम पहुंच गए हैं। कहता है 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायत के नियमित चुनाव। चलो भैया बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों में आरक्षण का प्रावधान, ठीक है बिल्कुल। अगर आप देखिए 33 में आप देखेंगे बिल्कुल, तो कहता है महिलाओं के लिए सभी सीटों पर आरक्षण, बिल्कुल सही है। पंचायत में नियमित चुनाव बिल्कुल सही है। वित्त आयोग बिल्कुल सही है। 11 अनुसूची में बिल्कुल सही है। जब सब सही है तो डी आंसर हो ही गया, बिल्कुल आंसर डी हो गया, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। और आपके आंसर से तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आपको पूरी तरीके से स्थानीय निकाय आ चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 34 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आंसर करते चलिए। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है 73वां संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है ए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार सृजन करना, बी मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ एवं कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार सृजित करना, सी देश में मजबूत एवं जीवन पंचायती राज संस्था की बुनियाद रखना, और डी जीवन के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा निधि के समक्ष क्षमता और बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी देना। अगर सारे विकल्प आप भरे हैं तो सबसे बढ़िया आंसर कौन सा आने वाला है? बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने सी आंसर भर दिया है, बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों। ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्था की बुनियाद को पत्थर की तरह मजबूत किया है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग सीधे 35 में आ चुके हैं, फटाफट बताइए। कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? बताओ जरा सा फटाफट, सारे लोग बताएंगे तुरंत। आगे आप देख रहे हो किसमें, बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं सी में, बिल्कुल सही है। बिल्कुल यहां पर आप देख रहे हो, कहता है पंचायती राज संस्था नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहां जनजातीय परिषद पूरी तरह से प्रभावी है, तो आपको सीधे नागालैंड भरना है। बहुत बढ़िया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और इस सेशन को आप जितना प्यार और समर्थन देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सिलेक्शन के करीब पहुंचते हुए आप सभी लोग फटाफट आंसर करिए। ग्राम पंचायतों के प्रधान
प्रमुख अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जात, जनजात तथा पिछड़ी जात की महिलाएं सम्मिलित हैं, क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सी झूठ है। कहता है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आरक्षण की मांग कर रही हैं। अरे जी, ग्रामीण क्षेत्र की महिला आरक्षण की मांग कर रही हैं तो शहर की नहीं कर रही हैं क्या? ये तो अधूरी बात हो गई। तो आप सीधे सीधे जिस समय 36 में आप आते हैं, 36 में ए सही है किंतु आर गलत है। सी आंसर सही है इसमें, बिल्कुल सी। सारे लोग जिन्होंने सी आंसर भरा है वो बिल्कुल सही है, 101% बिल्कुल सही है। आइए 37 में, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? क्या जबरदस्त बोला है। कहता है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक त्रिस्तरीय संरचना है। क्या कहता है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना है। ग्राम और खंड स्तर पर द्विस्तरीय संरचना है। ग्राम खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना है। यहां त्रि होना चाहिए, ध्यान रखना, त्रिस्तरीय संरचना है। चौथा, ग्राम खंड जिला राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना है। 37 में फटाफट आंसर करिए, तब मैं समझूंगा कि आप कितने जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए सारे लोग आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिए। सारे लोग बता रहे हैं कि सर जी सी आंसर है, और जब आप लोगों ने अपनी अदालत में फैसला किया है तो उस अदालत के निर्णय पर मेरी तरफ से भी मुहर है। याद रखना, क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायत है वह बलवंत राय मेहता समिति की देन है, जिसे हम ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। इसमें नंबर 1 जिला परिषद, नंबर 2 आप देखते हैं पंचायत समिति, नंबर 3 जो आता है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। बहुत बढ़िया, सारे लोग बिल्कुल आगे बढ़ते हुए, सिलेक्शन के करीब अपने को पहुंचाते हुए अब हम लोग आ गए 38 में। कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, कहता है 243H में, 243I में, 243J में और 243K में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होना चाहिए कि 243 याद होना चाहिए। 38 नंबर के क्वेश्चन में 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 243 आई, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन। और आपको पता होना चाहिए जो राज्य वित्त आयोग है इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं है, राज्य विधानसभा से लेना देना नहीं है। और याद रखना, इसका लेना देना किससे है? अगर आप देखिएगा तो स्थानीय निकाय से है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो नगर निकाय हो। उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, अनुदान के लिए सिद्धांत तय करना और आय के सोर्सेज को निर्धारित करना, ये सारा काम किसके पास है? अगर आप गहराई से देखिए तो राज्य वित्त आयोग के पास है। बिल्कुल कंफर्म हो गया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे सेशन को बिल्कुल एंड करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए हम आगे 39 नंबर के क्वेश्चन पर 1942 में, आगे ध्यान करिए, 1942 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? बिल्कुल, चलिए क्या हो सकता है? फटाफट आंसर करिए। अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। और क्या होगा? सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचकों का आज्ञापक किया जाना। अगला, पंचायत में 1/3 महिला को प्रतिनिधित्व देना। पंचायतों में सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। 1992 में अधिनियमित किया गया जो नया पंचायती राज बिल है, पहले से हट करके अनेक प्रावधान किया गया है। कौन सा एक प्रावधान उसमें नहीं है? तो याद रखना, सारे लोग आंसर बता रहे हैं कि सर डी यह नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 73वें संविधान संशोधन में इसका विधान नहीं है, यह भी तय है। अब हम आगे लेकर के आगे क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट बताते चलिए क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 40 में। चलो भाई, सारे लोग बताएंगे क्या हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो सकता है? ठीक, चलिए बताइएगा, सारे लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से सारे लोग जुड़े हुए हैं। फटाफट आंसर करते रहिए। ठीक, फटाफट आंसर करते रहिए। चलो भाई, बताएंगे क्या हो सकता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 40 में सारे लोग आंसर दे रहे हैं, सारे लोग आंसर दे चुके हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है। चलिए, आप देख रहे हैं सारे लोगों ने कहा कि सर जी स्वशासन व्यवस्था। क्या आंसर किया है सारे लोगों ने? स्वशासन व्यवस्था। और आप देख रहे हो बिल्कुल क्वेश्चन आया है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था। बी, ग्राम स्वराज बुनियाद। सी, स्वशासन व्यवस्था। डी, शासन सत्ता का केंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा। तो आप इस चीज को दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल सी विकल्प आपके पास पहुंचा है और सी विकल्प बिल्कुल सही है। सारे लोगों ने आंसर किया है सी विकल्प की तरफ, तो हम ही आप क्यों पीछे रह जाएं। चलिए फटाफट आंसर करिए, सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। चलिए भाई बताइएगा, अगले क्वेश्चन में है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। चलिए भैया बताओ, सारे लोग बोलेंगे, फटाफट आंसर करते चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है इसमें? सभी लोग आंसर करिएगा, फटाफट बताते चलिए, तुरंत आंसर करिए, क्या होगा इसमें? बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत आंसर करिए, तुरंत आंसर करिए। आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण का विधान जो दिया गया है, आप देखिए 1992 का 73वां संविधान। बिल्कुल सारे लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है? बिल्कुल 42वां क्वेश्चन, जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सभी लोग बता रहे हैं कि सर पंचायत को मजबूत करना था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे 42 नंबर के क्वेश्चन पर कहता है 43 पर, क्योंकि 42 तो हो चुका, 43 पर हम आगे कहता है निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? क्या बढ़िया सा, आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, नागालैंड और मेघालय। आप सभी लोग आंसर भर चुके हुए, बिल्कुल सही है। 43 नंबर के क्वेश्चन पर सारे लोग आंसर करते हुए जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर आइए, सारे लोग आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिए। लास्ट क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं 44 पर, लास्ट सेशन को बिल्कुल प्ले करते हुए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से कार्य इसमें सम्मिलित हैं? बिल्कुल 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सारे लोग बता रहे हैं कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और भाग 9 में जोड़ी गई है। 243 से 243 तक है, 16 अनुच्छेद हैं, 29 विषय हैं, सारे लोग बता रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज मेरे इस सेशन का बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने वाला और अंतिम क्वेश्चन, लगाइए चौका शानदार तरीके से, बिल्कुल इस ठंडी रात्रि में। और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सेशन लिया है और पक्का सिलेक्शन होना है। हाँ, लाइक की बटन फिर दबा दीजिए और 2 जनवरी से जो बैच चल रही है आप बिल्कुल अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ज्वाइन करें और हम दोनों लोग मिल करके सफलता को सुनिश्चित करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित कर सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के संबंध में संस्तुति करता है?
और आप अगर देखिए राज्य वित्त आयोग, सारे लोगों ने आंसर कर दिया, राज्य वित्त आयोग बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, राज्य वित्त आयोग। चलिए आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इस रात्रि में जिस तरह से आप लोग सहयोग किए, जिस तरह से आप उत्साह करके प्यार और समर्थन के साथ आप लोग लगातार क्वेश्चन को सॉल्व किए, और ठंडक के इस सीजन में हम भी जिस ऊर्जा से आपके साथ जुड़े हैं, हमारी आपकी जुगलबंदी सफलता की नई इबारत को लिखेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।